हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटेड टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए या फिर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो गाइस आप लोग डे बाई डे पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज इंप्रूव करते रहिए। बात करेंगे इसकी डेट की तो आज है 28 जुलाई। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप लोग इस वीडियो को पीडीएफ बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस साथ ही साथ आप लोगों को वहां पर हमारे इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जिससे आप लोग ढेर सारी जो इसकी क्विज़ेज होती है ना वो भी आप लोग दे सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की, तो कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गाइस ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। और इस बार जो भारत को है ना 21 साल हो गए हैं कारगिल युद्ध को जीते हुए। 21 साल पहले 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि मई में स्टार्ट हुआ था और इसे खत्म होने में 26 जुलाई तक का समय लगा था। यानी 26 जुलाई को, यानी कि लगभग 60 दिन का ये बैटल चला था और लास्ट में आकर इंडिया ने ये युद्ध जीत लिया था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है कि कारगिल जो है युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था और कब हुआ था, तो आप लोग को ये चीज याद रखनी है। बहुत सारे सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इसमें। बात करते हैं दूसरी, तो हाल ही में किस देश ने कोरोना टेस्ट फ्री कर दिया है? तो ये फ्री कर दिया है फ्रांस ने। ओके, फ्रांस में अब कोरोना का कोई भी अगर आप टेस्ट कराते हैं, और यहाँ तक कि मतलब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं जिनको कोरोना के अगर सिम्टम्स हैं तो उनको तो टेस्ट कराना ही है, और जो बाकी लोग हैं वो भी टेस्ट जरूर कराएं। मतलब कि पूरा का पूरा देश में जितने भी लोग हैं वो सभी टेस्ट कराएं, और जिनसे अगर पैसा भी लिया गया है तो उनको रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कोरोना का टेस्ट कराने जाते हैं तो आपका पैसा सरकार लेगी नहीं, बल्कि आपको रिफंड कर देगी। ये कहा है वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने, और वहाँ की गवर्नमेंट ने। स्वास्थ्य मंत्री का नाम है ओलिवर वेरेन। उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है और कहा है कि पूरे देश में मतलब एक तरीके से पहल चालू होनी चाहिए कि हर किसी को ये कराना चाहिए कोरोना का टेस्ट। क्योंकि वैसे फ्रांस में बात करें हम, केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं फ्रांस में। अब लगभग मैं बात करूँ तो 2 लाख से भी ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। मोर देन 2.5 लाख के आसपास केसेस आ चुके हैं, और ये आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है। तो इसीलिए फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया हर एक के लिए कि वहाँ पर जो टेस्ट है वो कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिए। और इस समय अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस हैं अमेरिका में। लगभग की अगर हम बात करें बहुत सारे केसेस हैं, 41 लाख के आसपास केसेस हैं अमेरिका में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल को मतलब किसको राज्यपाल नियुक्त किया है? जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे ना, लालजी टंडन, उनका निधन हो गया था। तो उनकी जगह वैसे पहले ही मतलब पिछले महीने में ही कार्यभार संभालने के लिए आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया था, जो कि यूपी और एमपी दोनों का राज्यभार संभालनी थी। लेकिन अभी ऑफिशियली आनंदीबेन पटेल को ही मध्य प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। और अब यही दोनों राज्यों का राज्यभार संभालेंगी आर्टिकल जो है 155 और 160 के एक्ट के तहत। 2 राज्यों की ये राज्यपाल बनी है और दोनों को ये संभालेंगी। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अभी 28 जून के आसपास ही 28 जून के आसपास 28 जून को ही मतलब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था वहाँ का, लेकिन अब इन्हें ऑफिशियली यहाँ का चार्ज दे दिया गया है। ओके, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार लॉन्च किया, मतलब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा ये जारी किया गया है। ये किस लिए? ये देखो एक तरीके से ये जॉब मार्केट प्लेस है, यानी कि बहुत सारे जो लोग जॉब चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर अपना जो बायोडाटा वगैरह है वो रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट के हिसाब से जो जो जॉब से निकलती जाएंगी उसके हिसाब से उनका जो बायोडाटा मैच होता जाएगा, उन लोगों को जॉब प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ ही साथ ही प्राइवेट सेक्टर्स में भी इस तरीके से ही जॉब आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपके पास कोई मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आपके पास डिग्री है या कुछ भी है आपके पास जो भी है, तो उसके हिसाब से आपको जॉब दे दी जाएगी। तो इस तरीके से ये चीज़ जॉब की मतलब जो प्रोबेबिलिटी है उसको हाई करने के लिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जॉब मिल सके और इकोनॉमी जो है वो बढ़ सके,
तो इस चीज़ के लिए ये रोजगार बाजार यानी कि रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। किस द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा। वहाँ के सीएम कौन है? दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी, याद रखिएगा। देखिए ये है अरविंद केजरीवाल जी। बात करें अगर दिल्ली के मैप के बारे में तो देखो यहाँ पर आती है दिल्ली। ओके, ये रही न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा टच होती है, ठीक है। और सीएम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर जो है वो है अनिल बैजल, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा हरियाणा। हरियाणा में अगली बार मतलब जो यूथ एशियन गेम्स होने वाले हैं, सॉरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं, उसकी मेजबानी करेगा अब हरियाणा। हरियाणा ने पिछले साल जो यूथ ओलंपिक हुए थे, सॉरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, और इस साल जो हुए थे उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। हरियाणा सेकंड आया था, और अब जो है 2021 के खेलों की मेजबानी का जो जिम्मा है वो हरियाणा को सौंप दिया गया है। बात करें अगर दोस्तों 2020 की, यानी कि अभी कहाँ हुए हैं? अभी हुए थे गुवाहाटी में। गुवाहाटी जो है असम में है, वहाँ हुए थे। ये हुए थे 9-10 जनवरी के आसपास हुए थे, अप्रोक्सीमेटली 10 जनवरी के आसपास हुए थे वहाँ पर। और जिसमें कि अगर हम बात करें कि किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, या मैं बात करूँ अगर किसने सबसे ज़्यादा रैंक हासिल की, तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टॉप पर रहा था, और दूसरे नंबर पर था हरियाणा, और तीसरे नंबर पर था दिल्ली, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ये कब से स्टार्ट हुआ था इसकी, मतलब ये कब से स्टार्टिंग चल रही है? तो ये 2018 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली में है, और 2018 में ये कहाँ होस्ट किया गया था? ये 2018 में देखो दिल्ली में होस्ट किया गया था। 2019 में कहाँ होस्ट किया गया था? तो ये पुणे महाराष्ट्र में होस्ट किया गया था। 2020 का कहाँ होस्ट किया गया था? 2020 का असम गुवाहाटी, ठीक है ना, यहाँ होस्ट किया गया था। और बात करेंगे 2021 की, तो ये हरियाणा में किया जाएगा, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखनी है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होने वाले हैं? हरियाणा में। अगली साल 2021 में होंगे। ये टोक्यो जो ओलंपिक होगा ना उसके बाद होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 82वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि कल था ये, ठीक है। और ये 82वां था, यानी कि अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ, जिसे हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। और इस बार 82nd यानी कि 82वां रेजिंग डे मनाया गया था। फाउंडेशन ईयर कह लीजिए या रेजिंग डे कह लीजिए, तो ये इस बार मनाया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा ये फोर्स क्या काम करती है? ये फोर्स पूरे देश में शांति और समाज में प्रगति के लिए काम करती है, ओके। और इसे मतलब ये जो फोर्स है वो काफ़ी आज़ादी से पहले की है, यानी 39 की है। उस टाइम पर इसका नाम एक होता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस, ओके। बाद में इसे 1949 में आके चेंज करके सीआरपीएफ रख दिया गया था, अंडर द सीआरपीएफ एक्ट जो बना था उसके बाद, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो देखो डीजी कौन है सीआरपीएफ के इस समय? वो है एपी महेश्वरी जी, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करेंगे देखो मोटो की तरफ। मोटो क्या है सीआरपीएफ का? तो वो है सेवा और निष्ठा। फॉर्मेशन में आप लोग बता चुका, हेडक्वार्टर आप लोग बता चुका मैं, नई दिल्ली में है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो देखो शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? ये गुजरात के वडोदरा के आनंद जिले में स्थापित की गई है। किसके द्वारा स्थापित की गई है? ये स्थापित की गई है, ओके। इसका जो उद्घाटन कह लीजिए या फिर इसकी स्थापना कह लीजिए, ये की गई है नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। ये देश की पहली ऐसी प्रयोगशाला है जहां पर शहद के ऊपर परीक्षण किया जाएगा कि शहद की क्वालिटी क्या है, किस तरीके का, और इससे ना मधुमक्खी का जो अध्ययन किया जाता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है ना। और इसकी जो वेरिफिकेशन है वो किसके द्वारा दी गई? फसाई द्वारा दी गई है, FSS, ओके, AI। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। बाकी हम बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। यहाँ के जो CM है उनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है ना, भारत की रैंकिंग क्या रही है? थर्ड रैंकिंग रही है भारत की इसमें। और ये है क्या, देखो 2010 से लेकर 2020 तक कितनी वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, इसकी एक रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली देखो रैंकिंग परसेंटेज के बारे में बात करें तो 0.35% से रैंकिंग जो वन क्षेत्र है वो बड़ा है भारत में। ठीक है, तो इसके हिसाब से रैंकिंग जारी की गई है और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। किसके द्वारा? FAO द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। ओके, दूसरे नंबर पर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। पहले नंबर पर कौन रहा है? चाइना रहा है। ठीक है, तो पहले पे चाइना, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे इंडिया, भारत, अपना देश प्यारा भारत रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, याद रखेंगे ना कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ओके, अगला है कि कौन सा देश विश्व की पहली डबल डेकर कंटेनर की इलेक्ट्रॉनिक रेल टनल तैयार कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? ये अपना देश भारत कर रहा है। देखो भारत में ये टनल तैयार की जा रही है। देखो ये कहाँ बन रही है? ये हरियाणा के सोहना के पास जो अरावली हिल्स है ना, ओके, उसमें ये काट कर बनाई जा रही है। आप लोग देख सकते हैं, ये पीछे का सीन है, ये एक काफ़ी बड़ी बन रही है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ये देखो 1 किलोमीटर की होने वाली है और ये इतनी चौड़ी है, इतनी मतलब बड़ी है, जिसमें से कि अगर हम बात करें 2 डबल डेकर ट्रेन, यानी कि डबल डेकर कैसी होती है आप लोग पता है ना, एक पूरी की ट्रेन, ट्रेन के ऊपर एक और जो डब्बे रखे होते हैं ना, वो डबल डेकर की ट्रेन, 2 ट्रेनें निकल सकती हैं। अगर उनकी स्पीड 100 किलोमीटर भी है तब भी वो निकल सकती हैं बड़ी आसानी से। यानी कि काफ़ी बड़ी, मतलब काफ़ी बड़ी और चौड़ी ये बनाई जा रही है। ठीक है, कहाँ पर ये बनाई जा रही है? ये हरियाणा में बनाई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी द पेंडेमिक सेंचुरी किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मार्क होनिंगबर्ग बर्म के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, इन्होंने ये बुक लिखी है द पेंडेमिक सेंचुरी, जो हाल ही में अभी जारी की गई है। ये एक राइटर हैं ब्रिटेन के। ठीक है ना, ब्रिटेन के ये राइटर हैं, काफ़ी अच्छे, काफ़ी फेमस राइटर हैं। ठीक है, इन्होंने पेंडेमिक सेंचुरी यानी कि जो कोरोना वायरस फैल रहा है उससे रिलेटेड ये एक बुक लिखी है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। देखो कोरोना वायरस के टाइम पे जितनी भी किताब वगैरह लिखी जा रही है वो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पूछ ली जाएंगे एग्जाम में, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें JK रावलिंग, तो इन्होंने क्लारा एंड द सन ये एक बुक लिखी है जो कि अगली साल रिलीज होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ जो देश और दुनिया में हुई है, आप लोगों को जानना जरूरी है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता होगा 1 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू होने वाला है और उसके तहत काफ़ी सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि सिनेमा हॉल भी खोल दिए जाएंगे और जिम भी खोल दिए जाएंगे। तो ये एक रिपोर्ट जारी की गई है गवर्नमेंट, मतलब एक वेबसाइट द्वारा। ठीक है, बात करें अगला कि कर्नाटक में जो कोविड-19 के केसेस हैं वो 1 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं और 5324 जो नए केस हैं वो कल ही आए हैं। तो ये भी एक चौंका देने वाला आंकड़ा है, 1 लाख के ऊपर केस हो चुके हैं कर्नाटक में। वहाँ की जो मंत्री उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए जिम्मेदार है, गवर्नमेंट ने अच्छी तरीके से काम नहीं किया, इसलिए वहाँ पर केसेस लगातार बढ़ते गए हैं। अगला है कि इंडियन एयरफोर्स के जो राफेल हैं वो 29 जुलाई को उसको मिल जाएंगे, जो फ्रांस से चल दिए हैं, मतलब कि 29 जुलाई को वहाँ मिल जाएंगे। और अभी अगर हम बात करें तो वो UAE पहुँच चुके हैं। ठीक है ना, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिए। अगला है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या को रिकवर हो गई है कोविड-19 से, वो अपने घर लौट आई हैं। जैसे कि आप लोग पता था बच्चन फैमिली में हर किसी को कोरोना से पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर मतलब भर्ती किया गया था। लेकिन अभी ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन ठीक हैं और वो इससे रिकवर हो चुकी हैं और अपने घर लौट आई हैं। बात करते हैं अगले की, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं 47 और चाइनीज ऐप्स को, और बात की जा रही है कि लगभग 275 ऐप्स टोटल मिलाकर बैन किए जाएंगे, जिसकी अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है। लेकिन अभी 47 और ऐप्स को बैन किया गया है, जिसकी लिस्ट जल्दी गवर्नमेंट जारी कर देगी। अगला है कि ICC ने लॉन्च किया है सुपर लीग क्वालिफिकेशन पाथवे फॉर 2023 ODI के लिए, जो कि कहाँ होने वाला? इंडिया में होने वाला। ये क्या है? देखो 13 टीमें अगले जो 2023 में ODI मेन वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में, उसके लिए हिस्सा लेंगी, जिसमें से की बात करें अगर हम 10 टीमें तो वही हो गई जो कि टॉप 10 की रैंकिंग में होंगी। बाकी की जो 3 टीमें होंगी उस स्पॉट के लिए फाइट होने वाली है, और जितनी भी टीम्स बॉटम में रहेंगी वो सब आपस में क्वालिफायर्स खेलेंगे और जो पहुंचेगा उसको ICC वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों देखो वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस नीचे सब्सक्राइब बटन है, साथ में बेल वाला आइकन, दोनों को जरूर दबा दीजिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक ले जय हिंद।